नमस्ते। और आज के इस गहरे विश्लेषण में सभी सुनने वालों का स्वागत है। हाँ, इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो है द्वादश शक्ति का पावर 2, जिसे लक्ष्य निर्धारण या गोल ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण चीजें हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ दिन भर व्यस्त ही नजर आते हैं, है ना? एकदम सही। हम अक्सर देखते हैं कि दो लोग एक जितनी ही मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उनके नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ, और हमारा मिशन भी आज यही डिकोड करना है। मतलब ये समझना कि कैसे ये पावर टू एक साधारण संघर्ष से भरे जीवन को असाधारण बना देता है। और इस पूरी चर्चा का आधार एक बहुत ही शानदार दस्तावेज है जी, goalorientation.pdf। और मैं बता दूं कि ये कोई आम प्रेरणा देने वाली किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो सफलता का एक पूरा ब्लूप्रिंट है जो इस पूरे तंत्र के क्यों, क्या और कैसे को बहुत ही तार्किक ढंग से समझाता है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये लक्ष्य निर्धारण असल में है क्या। मतलब ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव तो नहीं है। हाँ, लोग अक्सर यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि नए साल पर कोई डायरी ली और उसमें अपनी कुछ अच्छी अच्छी इच्छाएं लिख दी तो बस लक्ष्य तय हो गए, जिसे हम विशफुल थिंकिंग कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत शुरुआत में ही उस बचकानी सोच को खारिज कर देता है। ये इसे एक बहुत ही अनुशासित और निर्मम मानसिक ढांचे के रूप में पेश करता है। एक मानसिक ढांचा। हाँ, ये कोई कविता नहीं है जिसे पढ़कर बस अच्छा महसूस हो। ये एक जीवंत प्रणाली या डायनामिक सिस्टम है जो भावनाओं के बिना प्रगति मापती है। अच्छा, इसे हम एक उदाहरण से देखते हैं। लोग अक्सर अपनी इच्छाओं को डायरी में ऐसे लिखते हैं जैसे किसी विशिंग वेल या इच्छा पूरी करने वाले कुएं में अपना सिक्का फेंक रहे हों। अरे वाह, ये बहुत सटीक एनालॉजी है। हाँ ना, मतलब एक बार सिक्का कुएं में फेंक दिया, फिर आंखें बंद की और बस चमत्कार का इंतजार करने लगे। कुआं सिर्फ आपका सिक्का लेता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन इस स्रोत के मुताबिक ये ढांचा एक गाड़ी के जीपीएस की तरह काम करता है। जीपीएस लगातार आपकी दिशा मापता है। वो कभी भावना में नहीं बहता कि तुमने गलत रास्ता क्यों चुना। अगर आप भटकते हैं तो वो तुरंत एक काम करता है, रास्ता रिकैलिब्रेट करना। ये रिकैलिब्रेट करने वाली बात सच में इस पूरे तंत्र की असली जान है। एक लक्ष्य केंद्रित दिमाग भी बिल्कुल इसी सटीक उपकरण की तरह काम करता है। कैसे? मतलब दिन भर में जो भी फैसले लिए जाते हैं या समय का जो भी निवेश होता है, वो सब एक बहुत ही सख्त छलनी से होकर गुजरता है। और वो छलनी क्या है? बस एक सवाल, क्या ये काम मंजिल के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब ना है तो वो काम सिर्फ एक भटकाव है, चाहे वो कितना भी जरूरी क्यों ना लग रहा हो। सही बात है, लेकिन एक जीपीएस तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उसमें कोई मंजिल फीड ना की जाए। बिना मंजिल के वो सिर्फ एक खाली स्क्रीन है। एकदम सही पकड़ा। और यहीं से हम इस ढांचे के पहले दो स्तंभों की ओर बढ़ते हैं। तो ये मंजिल तय कैसे होती है? आजकल तो हर कोई अपना उद्देश्य तलाशने की बात करता है, जैसे वो कोई चाबी हो जो सोफे के नीचे मिल जाएगी। हाँ, और यहीं पर स्रोत एक बहुत गहरा वैचारिक बदलाव लाता है। ये कहता है कि उद्देश्य कहीं बाहर पड़ा हुआ नहीं मिलता, इसे आत्मनिरीक्षण से बनाना पड़ता है, इसे फोर्ज करना पड़ता है। लोहार की भट्टी की तरह। बिल्कुल। इसके 3 स्पष्ट चरण हैं। सबसे पहले अपना उद्देश्य तय करें, जिसे डिफाइंड पर्पस कहा गया है। ठीक है। फिर उस उद्देश्य के आधार पर एक भविष्य का विजन बनाएं और अंत में उस रास्ते के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हों। मतलब ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है ना? हाँ, और उसे पाने के लिए व्यक्ति को अंदर से कैसा इंसान बनना होगा। यहाँ वो बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। अगर हम आज के समाज को देखें तो व्यस्त दिखने की एक अजीब सी होड़ मची है। लोग गर्व से कहते हैं कि मैंने आज 12 घंटे लगातार काम किया है। अरे हाँ, ये हसल कल्चर वाली बात। बिल्कुल। तो क्या हमने सिर्फ थकान को ही सफलता का पैमाना मान लिया है? क्योंकि ये स्रोत कहता है कि ये सिर्फ एक्टिविटी फोकस्ड होने का जाल है। इसे अचीवमेंट फोकस्ड में कैसे बदलें? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये मानसिकता घंटों का हिसाब रखना बिल्कुल बंद कर देती है। अच्छा, तो फिर ये मापती क्या है? ये सिर्फ आउटपुट या नतीजों को मापती है। समाज ये देखने लगा है कि कितने घंटे काम किया गया, ये सब सिर्फ इनपुट है, ये महज गतिविधि है।
परिणाम केंद्रित मानसिकता प्रगति को मापती है। जब कोई 12 घंटे उन कामों में लगा रहता है जो उसे लक्ष्य की ओर नहीं ले जा रहे, तो वो ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। पसीना तो बहुत आएगा, लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। बिल्कुल। असली बदलाव तब आता है जब ध्यान इस बात पर हो कि क्या हासिल हुआ, न कि कितनी मेहनत लगी। सही बात है। लेकिन जब मानसिकता बदल जाए तो असल में काम कैसे शुरू करें? यहीं से सटीक योजना और एग्जीक्यूशन लूप की भूमिका आती है। बिना सटीक योजना के विजन सिर्फ एक सपना है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? मतलब योजना की इतनी गहराई में जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि महान योजनाकार अपने लक्ष्यों को रिवर्स इंजीनियर करते हैं, अंतिम परिणाम से शुरू करके पीछे की ओर आते हैं। ये तो बिल्कुल एक गगनचुंबी इमारत बनाने जैसा हो गया। कोई सीधे ईंटें रखना शुरू नहीं करता। एकदम सही एनालॉजी है। आप पहले पूरा ब्लूप्रिंट देखते हैं और फिर तय करते हैं कि आज नींव का कौन सा हिस्सा बनेगा। हाँ, और एक शक्तिशाली योजना के 4 हिस्से होते हैं। पहला, अंतिम स्थिति तय करना, जो समयबद्ध और मापने योग्य हो। मतलब हवा में बातें नहीं। बिल्कुल नहीं। दूसरा हिस्सा है लक्ष्य को छोटे छोटे माइलस्टोन में तोड़ना। तीसरा, संसाधनों और कौशलों की पहचान करना। और चौथा है जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी तय करना। और इसके बाद शुरू होता है एग्जीक्यूशन लूप। अच्छा, ये एग्जीक्यूशन लूप कैसे काम करता है? इसके 4 चरण हैं। योजना बनाएं, कार्य करें, मापें और सुधारें। मतलब प्लान, एक्ट, मेजर और रिफाइन। यही वो बारीक रेखा है जो हमेशा सिर्फ सपने देखने वालों को उच्च प्रदर्शन करने वालों से अलग करती है। ये सब सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन इतनी सख्त योजना और अनुशासन का जीवन में असल फायदा क्या है? क्या ये सच में काम करता है? बिल्कुल काम करता है। स्रोत में इसके स्पष्ट आंकड़े दिए गए हैं। लक्ष्य केंद्रित लोग बिना दिशा वालों की तुलना में 3 गुना, हाँ 3x अधिक उत्पादक होते हैं। अरे वाह, 3 गुना? हाँ, और डॉक्टर गेल मैथ्यूज के एक शोध का जिक्र है जो बताता है कि अपने विशिष्ट लक्ष्यों को लिखने भर से सफलता की संभावना 42% बढ़ जाती है। 42% सिर्फ लिखने से? जी हाँ, और इतना ही नहीं, विशिष्ट लक्ष्यों वाले लोगों में प्रेरणा 90% तक बनी रहती है। ये 90% का आंकड़ा तो एक ढाल की तरह है, क्योंकि जब मुश्किलें आती हैं तो सबसे पहले प्रेरणा ही दम तोड़ती है। अगर हम इसका संबंध बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये लक्ष्य निर्धारण असल में हमारी बर्बाद होती क्षमता को खत्म करता है। बर्बाद होती क्षमता? हाँ, जो कि स्रोत के अनुसार हमारी क्षमता का सबसे बड़ा खामोश चोर है। बिना लक्ष्य के हमारी ऊर्जा बस बिखर जाती है। अब इसके लिए स्रोत में वो नदी वाला उदाहरण था ना? बिल्कुल। सोचिए, अगर एक नदी के किनारे न हो तो क्या होगा? उसका सारा पानी दूर दूर तक फैल जाएगा और वो एक दलदल बन जाएगी। पानी तो होगा, लेकिन कोई बहाव नहीं होगा, वो पहुंचेगी कहीं नहीं। एकदम सही। लेकिन जब उसी नदी को किनारे मिल जाते हैं तो पूरी ऊर्जा एक शक्तिशाली गति के साथ मंजिल तक पहुंचती है। लक्ष्य निर्धारण वही किनारे बनाने का काम करता है। ये तो बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। इन आंकड़ों और उदाहरणों को समझने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति इस पावर 2 को आज ही अपनी जिंदगी में लागू करना चाहे तो वो कैसे करे? इसके लिए स्रोत में एक 5 कदम का एक्शन प्लान दिया गया है। बहुत ही व्यवहारिक है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? पहला कदम है अपना विजन स्टेटमेंट लिखना। एक पैराग्राफ्स में बिल्कुल स्पष्टता से लिखें कि ठीक 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। और दूसरा कदम? दूसरा है अपने शीर्ष 3 लक्ष्य तय करना। ऐसे 3 लक्ष्य जो जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाएंगे। 50 चीजों के पीछे नहीं भागना है। सही बात है, फोकस बहुत जरूरी है। फिर तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम है 90 दिन का प्लान बनाना। हर बड़े लक्ष्य को अगले 90 दिनों के माइलस्टोन और साप्ताहिक कार्यों में तोड़ लें। ताकि सोमवार सुबह उठकर सोचना ना पड़े कि आज क्या करना है। मापना, हर हफ्ते अपने प्रमुख आंकड़ों को मापें, क्योंकि जो मापा जाता है वही हासिल होता है। ये सच में एक बहुत ही स्पष्ट और कर सकने योग्य ढांचा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो द्वादश शक्ति का वादा बिल्कुल साफ है। हाँ, विजन, प्लान, एग्जीक्यूट और इम्पैक्ट। स्पष्ट उद्देश्य, सटीक ढांचा, अनुशासित कार्य और सार्थक उपलब्धि। बिल्कुल, ये कोई खिताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि हमारी ऊर्जा को सही दिशा देने का एक प्रामाणिक ढांचा है।
लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले जी। मैं एक ऐसा गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं जो उसी नदी वाले उदाहरण को आगे बढ़ाता है, लेकिन उसका जवाब स्रोत में नहीं है। वो सवाल क्या है? हमने बात की कि लक्ष्य निर्धारण नदी के किनारों का काम करता है। किनारे मजबूत हैं, योजना सटीक है, लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि अगर किसी कारणवश जीवन में हमारे अंदर बहने वाली उस नदी का पानी सूख जाए तो क्या होगा? मतलब हमारी आंतरिक प्रेरणा ही खत्म हो जाए। हाँ, अगर हमारा आंतरिक जुनून और ऊर्जा ही कुछ समय के लिए बिल्कुल शून्य हो जाए, तो क्या एक बेहतरीन योजना और कठोर अनुशासन उस समय हमारी नैया पार लगा सकते हैं? ये तो सच में बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। किनारे तब क्या करेंगे जब पानी ही ना हो? बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि सुनने वाले खुद इस विचार को अपने साथ ले जाएं और इस पर गहराई से सोचें। उम्मीद इसी सवाल के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।